आइए शुरुआत करेंगे अच्छी और सच्ची खबरों की बात। सबसे पहले महाकुंभ की कर लेते हैं, जिसका आज तीसरा दिन है और आज भी बड़ी संख्या में लोगों ने संगम के पवित्र जल में स्नान किया। महाकुंभ में पहुंच रहे इन श्रद्धालुओं को महाकुंभ में बिखरे धर्म और आध्यात्म के रंग बहुत पसंद आ रहे हैं, खासकर अनोखे साधु संत जो कि इन दिनों अपने अनूठे हठ योग, वेशभूषा और रहन सहन के कारण सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। ऐसे कुछ अनोखे बाबाओं से हम आपको मिलवाते हैं। प्रयागराज में चल रहे धर्म और अध्यात्म के इस मेले की छटा ही कुछ निराली है। यहाँ कदम कदम पर आस्था और भक्ति के एक से बढ़कर एक रंग बिखरे हुए हैं। कहीं पूजा पाठ करते श्रद्धालु हैं, तो कहीं भजन और साधना करते भक्त और कहीं जप और तप में लीन साधु संत, जो इस पूर्ण महाकुंभ की सबसे बड़ी पहचान है। लेकिन इन साधु संतों में कुछ तो इन दिनों सोशल मीडिया पर किसी न किसी वजह से छाए हुए हैं। इन्हीं में से एक हैं ये कबूतर बाबा, जिन्होंने अपनी जटाओं पर इस कबूतर को धारण कर रखा है और इसी के साथ इन्होंने पहला अमृत स्नान भी एक दिन पहले किया है। जूना अखाड़े से ताल्लुक रखने वाले कबूतर बाबा ने बताया कि वो पिछले 9 सालों से अपने सिर पर इस कबूतर को साथ लेकर चलते हैं, जिसका उद्देश्य लोगों को जीव सेवा का संदेश देना है। जूना अखाड़ा में हम मौजूद हैं और यहाँ साधु सन्यासियों की एक अलग ही दुनिया है। उस दुनिया के अलग ही रंग हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कबूतर बाबा के साथ में। आप इनके मस्तक पर देख सकते हैं, इनकी जटाओं के ऊपर कबूतर हमेशा विराजमान रहता है। प्रेम के प्रति है ये चीज, और जीव सुई सेवा करनी चाहिए। जीव सेवा परमो धर्म, प्रथम लक्ष्य तो एक ही, एक जीव सेवा ही परमो धर्म है, बाकी सब मिथ्या है। गौ गुरु नंदी 3 सेवा अटल, बाकी सब मिथ्या है। तो सेवा करो, जीवों की करो, किसी की भी करो, अपने माता पिता की करो, परिवार की करो, किसी की करो, परंतु सेवा करो और सबसे प्रेम से रहो। प्रेम का भाव एक ऐसा होता है ना, देख ले वो जीव है तो भी वो प्रेम के प्रति वो अपने से बंधा हुआ है। जो जीव शिव है, एक ही माया। हम तो जहाँ देखे वहाँ शिव ही दिखता है, शिव के अलावा कोई है नहीं है। अजब गजब बाबाओं की इस फहरिस्त में अगला नंबर झूले वाले बाबा का है। रुपेश पुरी उर्फ झूले वाले बाबा ने बताया कि वो पिछले 6 सालों से इसी झूले पर हठ योग कर रहे हैं। इसी झूले पर वो सोते हैं और इसी झूले पर वो अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। झूले वाले बाबा ये हठ योग लोक कल्याण के मकसद से कर रहे हैं। इस वक्त मैं जूना अखाड़ा में मौजूद हूँ और यहाँ पर जब इस पूरे अखाड़े में हम घूम रहे हैं तो अलग अलग तरीके के बाबा हमें नजर आ रहे हैं। इस वक्त यहाँ पर जो बाबा हैं वो झूले पर ही रहते हैं, झूले पर सोते हैं और आशीर्वाद भी अपने भक्तों को झूले पर ही देते हैं। रुपेश पुरी जी हमारे साथ में है। हम सब इस शरीर में थोड़ी देर भी खड़े नहीं हो सकते। मुझे लगता है धर्म, आस्था, आध्यात्म और इनकी भक्ति इनको इतनी शक्ति देती है। महाराज जी, अभी 12 साल के बाद क्या कोई और संकल्प लेने वाले हैं या इसी को आगे बढ़ाएंगे? इसी को बढ़ाएंगे, आगे अगर रहना है तो इसी में चलते रहेंगे। आगे भी देखो, प्रभु इच्छा है। साधु संतों का ये अद्भुत संसार लोगों को कितना प्रभावित करता है, इसकी जीती जागती मिसाल है IITN बाबा, जिनका असली नाम है अभय सिंह, जिन्होंने IIT बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की है। लेकिन मोह माया और साइंस का रास्ता छोड़ अभय सिंह अब अध्यात्म के रास्ते पर निकल पड़े हैं। IITN बाबा ने बताया कि उन्होंने अब अपनी पूरी जिंदगी भगवान शंकर को समर्पित कर दी है और महाकुंभ में आकर उनके मन को शांति मिल रही है। जब से IITN बाबा सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं, तब से उनके शिविर में श्रद्धालुओं के अलावा मीडिया वालों का भी जमावड़ा लगा हुआ है। कई ऐसे चेहरे, कई ऐसे संत यहाँ मिले जो बिल्कुल अलग फील्ड से यहाँ आए। एक IIT मुंबई से आए हैं जो इन दिनों काफ़ी वायरल भी हैं और लोगों के कौतूहल का विषय भी हैं। हमारे साथ हैं अभय सिंह, जिनकी खूब चर्चा इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर हो रही है और इस वक्त वो हमारे साथ हैं। स्वागत है अभय जी आपका। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आप साधु हैं, संत हैं, क्या आप दीक्षित हैं?
आप हैं क्या? क्योंकि हमने सुना है कि आप IITian हैं और IITian के बाद मैं ये साधु की वेशभूषा देख रहा हूँ। सही साल बचा रहा है, इस क्लियर हो जाएगा काफी कुछ। मेरे को कुछ भी नहीं होना है, बट ये दुनिया कुछ भी नहीं होने देती है, उसको लेवल पसंद है। आप विवेकानंद को भी आपने पढ़ा, आप कृष्ण तक भी गए, इस्कॉन भी गए, लेकिन आप जिसे कहते हैं घूम के आप महादेव काशी तक पहुंच गए, ये जर्नी क्या? अरे महादेव ही है ना सब ऐसे तो क्योंकि ज्ञान का असली स्रोत वही है। जो जितने भी सारा जो देख रहे हो, ये सारा ज्ञान सबसे पहले महादेव ने सप्तऋषियों को दिया था, प्रैक्टिकल के अंदर मतलब। और फिर वहां से फिर वो पूरा ऐसे हुआ कि जितनी भी साधना हम सिखा रहे हैं सबसे पहले उन्होंने ही सिखाई थी सारी। उन्होंने ही समझा था ये पूरे यंत्र तंत्र को कि ये काम कैसे कर रहा है, ये अंदर से कहाँ से ऊर्जा कौन सी जाती है, ये नाड़ी कौन सी है, ऐसी नाड़ी कौन सी है, ये सब वहीं से आया है। तो यदि तुम उस डायरेक्शन में ही हो तो उस डायरेक्शन में जो टॉप का जो बंदा होगा उसी को तो तुम आइडल मानोगे ना, उसी को भगवान मानोगे कि हाँ मेरे लिए तो यही भगवान है भाई। साधु संतों का ये वैरागी जीवन आसान नहीं है। बावजूद इसके हिंदू धर्म को मानने वाले लोग ही नहीं बल्कि दूसरे धर्म और संप्रदाय के लोग भी खुशी खुशी सांसारिक मोह माया को छोड़कर धर्म और अध्यात्म के इस रास्ते पर चल रहे हैं, जिसकी कई मिसाल इसी महाकुंभ के दौरान देखने को भी मिल रही है। प्रयागराज से गुंजन दीक्षित और कुमार अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इस सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले में पहुंचे लोग अपने अपने तरीके से साधना कर रहे हैं। ऐसे ही दो लोक गायिकाएं भी हैं जो कि संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंची। हमारे सहयोगी संजय शर्मा ने उनसे बात की और इस बातचीत में उन्होंने अपने सुरों से कैसे साधना की, आपको दिखाते हैं। हमारे साथ दो ऐसी अद्भुत गायिकाएं हैं जो यहाँ पर संगम पर आकर उनकी भावनाएं बिल्कुल ऐसे ओतप्रोत हो रही हैं। हम उनसे बात करते हैं। मेरे साथ हैं पारमिता देशमुख और मेरे साथ हैं शालिनी द्विवेदी। इन दोनों से हम वाजपेयी, इनसे हम बात करते हैं और दोनों ये बताएंगी कि इनके मन में कौन सी तरंग चल रही है, कौन सी गंगा यमुना सरस्वती हिलोरे ले रही है। जब गंगा और यमुना मिलती हैं तो सरस्वती वहां प्रकट होती है। अब सरस्वती इनके हृदय में कैसे प्रकट हो रही हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं। पुनीत पद पंकजा पुनीत पद पंकजा श्री कामेश्वर अंकगा मनुकोटि पारायणी निरंजने नारायणी निरंजनी नारायणी। कि मेरी नौका में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, हो मेरी नौका में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। जिस नौका में हमारे गुरुजी बैठे हुए हैं वो तो धीरे धीरे ही बहे, क्योंकि वो जल्दी पार जाना भी नहीं है, क्योंकि वही तो बहाना है गुरुजी के साथ। वो हमारे आध्यात्मिक सांगीतिक जीवन के आधार सूत्र सब हैं। हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं। हो मेरी नौका में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो रे गंगा धीरे बहो, धीरे बहो रे गंगा धीरे बहो। हो मेरी नौका में, हो मेरी नौका में, हो मेरी नौका में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। और अब बात करेंगे भारतीय नौसेना की, जिसके लिए आज का दिन बहुत बड़ा रहा है, क्योंकि आज इंडियन नेवी को एक या दो नहीं बल्कि 3 युद्धपोत एक साथ मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में 3 युद्धपोतों INS सूरत, INS नीलगिरी और INS बागशीर को राष्ट्र को समर्पित किया, जो कि भारतीय नौसेना की ताकत को बढ़ाने के साथ साथ समुद्री सुरक्षा को और मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले हैं।
इनकी ताकत भी बेमिसाल है और इनके हमले से बच पाना भी नामुमकिन है। ये है भारतीय नौसेना के 3 नए योद्धा, INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वाक्षी, जो भारतीय नौसेना के बेड़े की ताकत बढ़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 77वें सेना दिवस के मौके पर इन तीनों अल्ट्रा मॉडर्न वॉरशिप को एक साथ कमीशन किया गया। इस कार्यक्रम के लिए खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड पहुंचे, जहां नौ सैनिकों की मौजूदगी में ये तीनों युद्धपोत बारी बारी से नौसेना के सुपुर्द किए गए। इस मौके पर कार्यक्रम में मौजूद तमाम नौसैनिक और उनके परिवार वालों की खुशी देखते ही बनी। भारतीय नौसेना के लिए ये बहुत गौरव और प्रतिष्ठा की बात है कि आज के इस ऐतिहासिक दिन जब हम 3 फ्रंटलाइन प्लेटफॉर्म्स सूरत, नीलगिरी और वाक्षीर को एक साथ नौसेना में सम्मिलित कर रहे हैं, मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि नौसेना ने अपना हाई टेम्पो ऑफ ऑपरेशंस बरकरार रखा है। इससे हिंद महासागर क्षेत्र में हमारे नेशनल मैरीटाइम इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने में और प्रधानमंत्री जी के सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन विजन को सक्षम करने में हम सफल हुए हैं। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का ये बयान बताने के लिए काफी है कि तीनों अल्ट्रा मॉडर्न वॉरशिप समुद्री सरहदों की सुरक्षा के लिए कितने अहम हैं। इन तीनों युद्धपोतों में एक डिस्ट्रॉयर है, एक फ्रीगेट और एक सबमरीन है, जिन्हें रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत देश में ही डिजाइन और डेवलप किया गया है, जिसका जिक्र पीएम मोदी ने अपने भाषण में भी किया और इन प्रोजेक्ट को सफल बनाने वाले हर शख्स की सराहना भी की। ये पहली बार हो रहा है जब एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन तीनों को एक साथ कमीशन किया जा रहा है। और सबसे गर्व की बात कि ये तीनों फ्रंटलाइन प्लेटफॉर्म्स मेड इन इंडिया है। मैं भारतीय नौसेना को, इनके निर्माण कार्य से जुड़े सभी साथियों को, इंजीनियर्स को, श्रमिकों को और पूरे देश को बधाई देता हूं। इन तीनों युद्धपोतों की खासियत की बात की जाए तो INS सूरत प्रोजेक्ट 15B के तहत बने स्टील डिस्ट्रॉयर श्रेणी का चौथा जहाज है, जिसका नाम गुजरात के सूरत शहर के नाम पर ही रखा गया है। 164 मीटर लंबा और 7400 टन वजनी ये जहाज भारत में बने सबसे बड़े युद्धपोतों में से एक है, जिसे ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों और स्वदेशी 76 मिलीमीटर सुपर रैपिड गन से लैस किया गया है। इस जहाज पर करीब 30 अधिकारी और 350 नौसैनिक तैनात रह सकते हैं। जबकि INS नीलगिरी प्रोजेक्ट 17A स्टेल्थ फ्रीगेट श्रेणी का पहला युद्धपोत है, जिसे नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है और मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में बनाया गया है। इसकी लंबाई 149 मीटर है, जबकि वजन 6670 टन है, जो लंबे समय तक समुद्र में रह सकता है और इससे MH-60R और एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर जैसे एडवांस हेलीकॉप्टरों को ऑपरेट किया जा सकता है। इसके अलावा INS वाक्षी प्रोजेक्ट 75 के तहत बनने वाली छठी और अंतिम कल्वरी श्रेणी की पनडुब्बी है, जिसे बनाने में फ्रांस ने मदद की है। इस सबमरीन की लंबाई 67 मीटर है और वजन 1550 टन है।
इसमें वायर गाइडेड टॉर्पीडो, एंटी शिप मिसाइल और उन्नत सोनार सिस्टम लगे हुए हैं, जो इसे बेहद खतरनाक बनाते हैं। रक्षा विशेषज्ञों की भी माने तो इन तीनों युद्धपोतों का नौसेना में एक साथ शामिल होना मौजूदा वक्त में बड़ी उपलब्धि है। इंडियन ओशनिक रीजन में इसके कारण एक डिस्टेंट ऑपरेशन में दूर तक हमारा प्रभाव, ब्लू वाटर नेवी कैपेबिलिटी, समुद्र की गहराइयों तक छानबीन, सर्वेलेंस और एक अच्छा डेटरेंस के रूप में मैं इन 3 प्लेटफॉर्म्स को देख रहा हूं। और दूसरी जो हमारी कैपेबिलिटी है उसमें भी इजाफा करते हुए ये फ्लीट में जब शामिल होंगे एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ, ये जब इंटीग्रेट होके पेट्रोल करेंगे, सर्वेलेंस करेंगे, तो 1000-2000 किलोमीटर तक इंडियन ओशन में हमारी पकड़ पूरी तरह मजबूत होगी और हम इस क्षेत्र की रीजनल स्टेबिलिटी में भी बढ़ावा करने वाले हैं। समुद्र में बढ़ रही चुनौतियों को देखते हुए इंडियन नेवी ने न सिर्फ अपने बेड़े का विस्तार किया है, बल्कि इसकी ताकत भी इन अल्ट्रा मॉडर्न वॉरशिप के जरिए बढ़ाई जा रही है, ताकि समुद्री सरहदों का सुरक्षा चक्र अभेद्य बनाया जा सके। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करेंगे भारतीय सेना की तरफ से ऐसे हथियार प्रदर्शनी की जिसको देखकर पाकिस्तान या फिर उसकी जमीन पर पलने वाले आतंकी संगठनों के होश उड़ जाएंगे। मौका था जम्मू कश्मीर के अखनूर में आयोजित 9वें वेस्टर्न डे यानी भूतपूर्व सैनिक दिवस समारोह का, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला शामिल हुए। और इस दौरान वहां मैनपैक पोर्टेबल काउंटर ड्रोन सिस्टम, ऑल टेरन व्हीकल, नैनो ड्रोन के अलावा कॉर्नर शॉट वेपन सिस्टम की ताकत दिखाई दी। साहस और पराक्रम के साथ तकनीक का समावेश ही भारतीय सेना को देश की शौर्य गाथा लिखने का मौका देता है। हमारे वीर सैनिकों की इसी समर्पण का सम्मान करने के लिए जम्मू कश्मीर के अखनूर में 9वें वेटरन्स डे का आयोजन किया गया, जहां सेना के आधुनिक हथियारों और उपकरणों की प्रदर्शनी लगाई गई, जहां रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के मजबूत कदमों की दस्तक सुनाई भी दी और नई ऊंचाई दिखाई भी दी। विकास की नई गाथा लिखने में जुटे जम्मू कश्मीर की राह में सीमा पार से बाधा बनने की लगातार साजिशें रची जा रही हैं। कभी ड्रोन के जरिए हथियार, गोला बारूद, तो कभी नशीले पदार्थों की खेप भेजी जाती है। पाकिस्तानी ड्रोन की साजिशों को नाकाम करने के लिए नियंत्रण रेखा पर लेटेस्ट तकनीक ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैन कैप पोर्टेबल काउंटर ड्रोन सिस्टम दुश्मन ड्रोन की फ्रीक्वेंसी को जैम कर देता है, जिसके बाद ड्यूटी पर तैनात जवान आसानी से उसे गिरा सकते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये काउंटर ड्रोन सिस्टम है, जो कि अभी हाल ही में भारतीय सेना ने इंडक्ट किया है इसको, और इसके जरिए जो ड्रोन्स का जो खतरा है उससे निपटा जा सकता है, उससे निपटा जा सकता है। और ये जो है नया एक इक्विपमेंट है जिसका प्रयोग भारतीय सेना सीमा पर कर रही है। दरअसल इस ड्रोन के जरिए जो एंटी ड्रोन सिस्टम है, ये जो एंटी ड्रोन सिस्टम है, इसके जरिए अगर कोई भी ड्रोन हमारी सीमा में प्रवेश करता है तो उसको डिटेक्ट किया जा सकता है, उसको जैम किया जा सकता है। सर, इसका नाम MPCDS है, मैन पोर्टेबल काउंटर ड्रोन सिस्टम। सर, इसकी मदद से हम किसी भी प्रकार का ड्रोन को जाम कर सकते हैं, जैसे 400 मेगाहर्ट्ज टू 6000 मेगाहर्ट्ज तक किसी भी ड्रोन को हम जाम कर सकते हैं। इसकी रेंज सर 360 डिग्री से सर 2 किलोमीटर तक सर इसकी रेंज है। सर, इसी डिटेक्शन यूनिट से हम पता लगा सकते हैं किस दिशा में ड्रोन उड़ रहा है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, किसी भी दिशा में हम पता लगा सकते हैं ड्रोन किस दिशा में उड़ रहा है। सर, पाकिस्तान से सटी सीमा पर मेक इन इंडिया उपकरणों की धमक भी सुनाई दे रही है। फिर भी सीमा पार बैठे आतंक के रहनुमा आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए नए नए हथकंडे अपनाते हैं। इसके लिए वो जम्मू कश्मीर की दुर्गम पहाड़ियों का फायदा उठाते हैं, जो अपनी खूबसूरती के लिए भी मशहूर हैं। यहाँ चारों तरफ घने जंगल, बर्फ से घिरे पहाड़ और खूबसूरत वादियां हैं। पर्यटकों के मन को भाने वाले यही टेरेन भारतीय सेना के शूरवीरों के लिए मुश्किल चुनौती साबित होते हैं। तब उनके काम आता है ATV यानी कि ऑल टेरेन व्हीकल। जैसा नाम वैसा ही काम, चाहे ऊंची पहाड़ियां हो या उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते, हिंदुस्तान के ये सिपाही हथियारबंद जवानों को लेकर फौरन फ्रंट पर पहुंच सकते हैं।
जिस गाड़ी के बारे में जरा हमें बताइए कि इस गाड़ी के मेन फीचर्स क्या हैं, विशेषताएं क्या है? सर ये 2 सिलेंडर इंजन है, पेट्रोल पे चलता है और ये ऑल टेरेन व्हीकल है। जहाँ पे स्नो, कीचड़ और रेत ज्यादा होगी उसमें आराम से चल जाएगी और कहीं रुकावट नहीं आएगी। जहाँ पे ज्यादा स्लिपरी रास्ते है वहाँ पे भी आराम से चल जाते हैं। अगर बर्फबारी से कोई क्षेत्र हो, वहाँ बर्फ ज्यादा पड़ी हो, तो उस क्षेत्र में आराम से निकल जाती है? चली जाएगी सर, आराम से चलेगी सर उसमें। तो जो काउंटर टेरर ऑपरेशंस होते हैं, कई बार आतंकवादी कहीं पहाड़ों में छिपे हुए होते हैं, ऐसे इलाकों में जहाँ पर सड़क मार्ग नहीं, वहाँ पर ये गाड़ी पहुंच जाती है। हाँ, जहाँ पे रास्ता, जहाँ पे इंसान जा सकता है वहाँ पे ये गाड़ी जा सकती है। सिर्फ गाड़ी के लिए जाने के लिए थोड़ा बहुत जगह खुली होनी चाहिए बस, उसमें यहाँ पे वहाँ पे वो ये गाड़ी चली जाएगी, आराम चली जाएगी। तो ये मैक्सिमम स्पीड क्या है इस गाड़ी का? इसका मैक्सिमम स्पीड सर दिया हुआ है तो 80 किलोमीटर के हिसाब से भागती है। अच्छा, तो ये पेट्रोल पर चलती है? पेट्रोल पे चलती है। तो इसमें टोटल सीटिंग कितने हैं? सीटिंग कैपेसिटी 4 की है। पेलोड कैपेसिटी इसकी 600 ग्राम है, सॉरी 600 केजी है। 600 किलो तक ये वजन उठा लेती है और सस्पेंशन भी इंडिपेंडेंट होने के कारण इसके पलटी होना वगैरह ये चांसेस बहुत थोड़े से कम है। सीमा पर दुश्मनों की हरकत पर पैनी नजर रखने के लिए भारतीय सेना फ्लाइंग टॉय यानी कि नैनो ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रही है। हाल ही में शामिल हुई 6 इंच की ब्लैक हॉर्नेट नाम की इस नैनो ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत है इसका साइलेंट होना। इसके छोटे साइज और साउंड प्रूफ होने की वजह से जंगल या फिर इमारतों में छिपे आतंकवादियों या संदिग्धों की पहचान करना बेहद आसान हो जाता है। इस उपकरण के बारे में जरा हमें विस्तार से बताइए, जो पूरा ये जो सिस्टम है कैसे काम करता है, जरा बताइए इसके बारे में। जो ये यूएवी है, ये मिनी यूएवी है, नैनो यूएवी है। इसका नाम ब्लैक हॉर्नेट है। इसका मेन पर्पस हम जो क्लोज टारगेट रेकी यानी टारगेट के जितना नजदीक हम इसको लेके जा सकते हैं इसको, साथ ही इसको हम सर्वेलेंस प्लस रूम इंटरवेंशन या बिल्डिंग ऑपरेशन में हम इसको यूज करते हैं। इसको हम कंट्रोलर की मदद से यूज करते हैं। जो ये कंट्रोलर है, इसकी जो लाइव फीडिंग होगी वो इस पे आएगी और इसको हम लगभग 2 किलोमीटर तक इसको हम उड़ा सकते हैं। और 2 किलोमीटर तक और 1000 मीटर तक हाइट पे इसको लेके जा सकते हैं और 25 मिनट तक हम इसको उड़ा सकते हैं फुल बैटरी के साथ। डीआरडीओ का कॉर्नर शॉट वेपन सिस्टम आत्मनिर्भर भारत की मिसाल है। किसी भी स्ट्रक्चर के कोने में छिपे टारगेट पर हमला करने की क्षमता ही इसे अनोखा बनाती है। जरा इसके बारे में हमें विस्तार से बताइए। ये एक कॉर्नर शॉट गन है। रूम के अंदर एक किसी कॉर्नर में छुपा हुआ आतंकी को आप इसको ढूंढ के मार सकते हैं। ये दिन और रात के टाइम पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ डिवाइसेस लगा हुआ है, डे कैमरा लगा हुआ है, IR इंफ्रारेड लगा हुआ है, उसके बाद एक नॉर्मल टॉर्च है, उसके बाद इसके अंदर आप 9mm पिस्टल को फायर किया जाता है और इसकी जो फीडिंग है, इसके एक डिस्प्ले मॉनिटर दिया हुआ है। इस मॉनिटर में देख के आप फायर कर सकते हैं। मतलब इसमें ये माउंटेड है, ये पिस्टल माउंटेड है इसके अंदर। तो ये हम दाईं ओर भी मोड़ सकते हैं, बाईं ओर भी? बिल्कुल ये 65 डिग्री बाईं ओर और 65 डिग्री दाईं ओर मोड़ सकते हो आप जी। और मान लीजिए कमरे के किसी कोने में आतंकी छिपा हो तो उसको जो है मार गिराने में काफी मददगार। बिल्कुल, किसी भी कोने में अगर दुश्मन बैठा होता तो आप उसके ऊपर IR मार के या तो टॉर्च मार के आप इसको ढूंढ के आप फायर कर सकते हो उसके ऊपर। पाकिस्तान का मकसद विकास और शांति की राह में आगे चल रहे जम्मू कश्मीर की राह में रोड़ा अटकाना है। हालांकि भारतीय सेना के पास मौजूद अत्याधुनिक हथियार और उपकरण पाकिस्तान के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। अखनूर से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको एक ऐसा पुराना पारंपरिक खेल दिखाते हैं जिसका ताल्लुक पोंगल उत्सव से है। खेल की यह परंपरा बेहद अनोखी है। हालांकि बीते सालों में जल्लीकट्टू के नियमों में बदलाव किया गया है, जिसमें बैल का मुकाबला करते हुए इंसान उसको काबू में करते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं तमिलनाडु की रोमांच और जुनून से भरा जल्लीकट्टू खेल, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग हर साल यहाँ आते हैं। ये रोमांच के साथ जोखिम के भी पल हैं। ये साहस और वीरता की परंपरा है। ये तमिलनाडु का जल्लीकट्टू है।
तमिल संस्कृति, परंपरा और रीति रिवाज से जुड़ा जल्लीकट्टू यहाँ की विरासत का प्रतीक रहा है। खेती किसानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बैलों की अहमियत को यहाँ दर्शाया जाता है, जिसमें बैलों को कुछ ऐसे इस खेल के दौरान काबू करने की अनोखी प्रतियोगिता होती है, जिसको जल्लीकट्टू के नाम से जाना गया है। पोंगल के दौरान मट्टू पोंगल पर ये पारंपरिक और ऐतिहासिक खेल आयोजित किया जाता रहा है, जिसको खेलने से पहले किसान अपने अपने बैलों को नहलाते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उनके सींगों को पहना करते हैं। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।